नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने एथिक्स सब्जेक्ट को लिया है। नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जो हमारे आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, जितने आपको एग्जाम में लिखना है उतना ही यहाँ पर आपको बताया गया है। और इसी प्रकार यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारी आज एथिक्स की पीडीएफ या कोई पीडीएफ परचेस करते हैं तो आपको इंटरव्यू की जो हमारी विशेष पीडीएफ है बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत। तो नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से 3 मार्कर में यह प्रश्न आता है और आप सिंपल रूप में लिखते हैं तो उसका एक उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप ऐसे चार्ट, डायग्राम आदि के द्वारा ऐसे लिखते हैं तो फिर भी उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत में सर्वप्रथम है सद्भावना। यदि सद्भावना है तो ही नैतिकता है। दूसरा दूरदर्शिता, तीसरा है खुलापन होना चाहिए, चौथा करुणा, पांचवा ईमानदारी। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। तो नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत में सद्भावना, दूरदर्शिता, खुलापन, करुणा एवं ईमानदारी प्रमुख रूप से हैं। नीति शास्त्र क्या है? यह मानवीय कार्यों के विशेष समूह या वर्ग, संस्कृति के संबंध में आचरण व्यवहार की नियमावली है। नीति शास्त्र जो है यह मानवीय कार्यों के विशेष समूह या वर्ग, संस्कृति के संबंध में आचरण व्यवहार की नियमावली है। यह उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, शुभ अशुभ का मानक बताता है। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र की यदि सरल शब्दों में परिभाषा पूछी जाए तो यह मानवीय कार्यों के विशेष समूह या वर्ग, संस्कृति के संबंध में आचरण व्यवहार की नियमावली है। यह उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, शुभ अशुभ का मानक बताता है। नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम इसे 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। यह 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है एवं 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व में सर्वप्रथम है आंतरिक। आंतरिक के अंतर्गत आता है सामाजिकरण, मनोवैज्ञानिक कारक और तीसरा है धर्म संबंधी मानदंड। तो नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व में 3 आते हैं। आंतरिक के अंतर्गत समाजीकरण आता है, मनोवैज्ञानिक कारक आता है, धर्म संबंधी मानदंड भी आता है। और बाह्य के अंतर्गत आता है संविधान, नियम, कानून, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा संस्थागत प्रशासनिक आयोग। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व के अंतर्गत आंतरिक के अंतर्गत आता है समाजीकरण, मनोवैज्ञानिक कारक और धर्म संबंधी मानदंड, और बाह्य के अंतर्गत आता है संविधान, नियम, कानून, न्यायपालिका, संस्थागत प्रशासनिक आयोग। यह है इसकी नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व के अंतर्गत आती हैं। निष्काम काम से आप क्या समझते हैं? तो 3 मार्कर में प्रश्न आता है, तो सिर्फ आप यदि यह लाइन लिख देंगे तो आपको 3 में से 3 मार्कर मिल जाएंगे। फल की आशा रखे बिना कर्म करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। तो आपको सरल शब्द मिल चुके हैं कि फल की आशा रखे बिना कर्म करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। अब प्रश्न बनता है कि विवेक किसे कहते हैं? तो उचित, अनुचित, शुभ अशुभ को पहचानने की क्षमता को ही विवेक कहते हैं। उचित, अनुचित, शुभ अशुभ को पहचानने की क्षमता को ही विवेक कहते हैं। निष्काम काम की जैसे सरल शब्दों में परिभाषा है कि फल की आशा रखे बिना कर्म करना ही निष्काम कर्म कहलाता है, उसी प्रकार विवेक उचित, अनुचित, शुभ अशुभ को पहचानने की क्षमता को ही विवेक कहते हैं। सामाजिक मूल्य कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है वे मूल्य जो सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। वे मूल्य जो सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। उदाहरण जैसे न्याय, स्वतंत्रता, कर्तव्य पालन एवं बंधुत्व। तो वे मूल्य जो सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। उदाहरण है न्याय, स्वतंत्रता, कर्तव्य पालन, बंधुत्व सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। समाज के निर्माण में स्वतंत्रता एक प्रमुख तत्व है। बंधुत्व की भावना भी होनी चाहिए, और यदि हम समाज में है तो कर्तव्य पालन का व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, और न्याय हर चीज़ का मुख्य आधार होता ही है। साध्य मूल्य किसे कहते हैं? वे मूल्य जिन्हें हम पाना चाहते हैं, ये मानव जीवन के लक्ष्य हैं। साध्य मूल के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण है मोक्ष। मोक्ष की चाह सभी लोग रखते हैं, उसे पाना भी चाहते हैं, और मानव जीवन के लक्ष्य में सभी की आत्मसम्मान होता ही है कि प्रतिष्ठा हो, आत्मसम्मान हो, शांति एवं संतोष है साध्य मूल्य के अंतर्गत आते हैं। तो वे मूल्य जिन्हें हम पाना चाहते हैं, ये मानव जीवन के लक्ष्य हैं, साध्य मूल्य। उदाहरण है इसका मोक्ष, आत्मसम्मान, शांति एवं संतोष साध्य मूल्य के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद का जो प्रश्न है वह है साधन मूल्य किसे कहते हैं? तो वे मूल्य जिनके माध्यम से हम साध्य मूल्य
तक पहुंच सकते हैं। तो साध्य मूल्य तक पहुंचने का साधन जो है वह साधन मूल्य कहलाते हैं। वे मूल्य जिनके माध्यम से हम साध्य मूल्य तक पहुंच सकते हैं, उदाहरण है इसके साहस, धैर्य एवं ईमानदारी के द्वारा ही हमें आत्मसम्मान, शांति, संतोष एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं साधन मूल्य एवं साधन मूल्य, साध्य मूल्य एवं साधन मूल्य जो है वह एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए सहायक हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकती हैं। तो साध्य मूल्य में जहाँ हमने जाना वे मूल्य जिन्हें हम पाना चाहते हैं मानव जीवन के लक्ष्य हैं, उदाहरण है इसके मोक्ष, आत्मसम्मान, शांति एवं संतोष। उसी प्रकार साधन मूल्य उसे कहते हैं वे मूल्य जिनके माध्यम से हम साध्य मूल्य तक पहुंच सकते हैं, उदाहरण है साहस, धैर्य, ईमानदारी। आचार संहिता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तो जन सामान्य से संबंधित, दूसरा है विधि का अनुपालन हो, तीसरा व्यक्तिगत जिम्मेदारी, चौथा है गोपनीयता और पांचवा है धन संबंधी मामलों में आचरण। तो आचरण संहिता के प्रमुख तत्व सबसे पहला तो जन सामान्य से संबंधित है, दूसरा विधि का अनुपालन हो, तीसरा व्यक्तिगत जिम्मेदारी, चौथा गोपनीयता एवं पांचवा धन संबंधी मामलों में आचरण। तो इस प्रकार से हमने नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत, नीति शास्त्र के निर्धारित तत्व, निष्काम काम विवेक किसे कहते हैं, सामाजिक मूल्य, उसके अंतर्गत हमने साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य के बारे में जाना, आचरण संहिता के प्रमुख तत्वों के बारे में भी जाना। अब यदि बात की जाए नैतिक संहिता क्या कहलाती है, नैतिक संहिता भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो नैतिक संहिता सद्व्यवहार और शासन के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को शामिल करने वाली संहिता को नैतिक संहिता कहते हैं। नैतिक संहिता से क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है जो सद्व्यवहार और शासन की मुख्य मार्गदर्शी जो सिद्धांत है, सिद्धांतों को शामिल करने वाली संहिता को नैतिक संहिता कहती हैं। नैतिक संहिता से तात्पर्य है सद्व्यवहार और शासन के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को शामिल करने वाली संहिता को ही हम नैतिक संहिता कहते हैं। इसके बाद का जो फुट इन द डोर तकनीक क्या है? तो यह एक अनुनयन की विधि है जिसमें अपनी बातें मनवाने हेतु सर्वप्रथम छोटी या मध्यम स्तर की मांग रखी जाती है और तत्पश्चात बड़ी या वांछित मांग रखी जाती है। तो इसको जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो क्या है फुट इन द डोर तकनीक के अंतर्गत यह है कि यह एक अनुनयन की विधि है जिसमें अपनी बात मनवाने हेतु सर्वप्रथम छोटी या मध्यम स्तर की मांग रखी जाती है और तत्पश्चात बड़ी या वांछित मांग रखी जाती है। डोर इन द फेस तकनीक क्या है? तो अनुनय की एक विधि है, इसमें सर्वप्रथम बड़ी अथवा पूरी ना हो सकने वाली मांग, मतलब असंभव चीज मांग ली जाती है और तत्पश्चात पहले से छोटी अथवा वांछित मांग ली जाती है। तो मतलब पहले से ही कई बार क्या होता है जैसे कि दुकानदार किसी भी चीज़ के रेट पहले से ही ज़्यादा बताते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह बार्गेनिंग करेंगे तो रेट तो नीचे आ ही जाएंगे। तो यह डोर इन द फेस तकनीक का उदाहरण है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें आप बड़ी बात मनवाने हेतु सर्वप्रथम छोटी या मध्यम स्तर की मांग रखते हैं। कहा जाता है कि उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ना, तो उसका उदाहरण है कि सर्वप्रथम छोटी मांग रख ली जाती है और उसके पश्चात ही उसकी वांछित वस्तु की मांग रखी जाती है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है दया। दया को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो दुखी या कष्ट में रह रहे व्यक्ति को समझना व देखभाल करना ही दया या करुणा है। भले ही आप उस व्यक्ति को जानते हों या ना जानते हो, तो आपकी सबसे बड़ी दया होगी। करुणा का यह उदाहरण है, वात्सल्य का उदाहरण है कि दुखी और या कष्ट में रह रहे व्यक्ति को समझना व देखभाल करना ही दया या करुणा है, भले ही आप उस व्यक्ति को जानते हो या नहीं। लोक सेवा में बुद्धि की भूमिका बताएं। तो इसमें भूमिका तीव्रता से सीखने में लोक सेवा में बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका है, स्मरण करने में बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका है, समझने में और तार्किक चिंतन में। लोक सेवा बुद्धि की भूमिका तीव्रता से सीखने में, स्मरण करने में, समझने में, तार्किक चिंतन करने में। इसके बाद में धर्म संबंधी जो भी जानकारियां हैं वह अगले वीडियो में आपके लिए उपस्थित कराएंगे। तो लोक सेवा बुद्धि की भूमिका आप समझ चुके हैं। दया, दुखी या कष्ट में रह रहे व्यक्ति को समझना व देखभाल करना ही दया या करुणा है, भले ही आप उस व्यक्ति को जानते हो या नहीं। और डोर इन द फेस तकनीक है अनुनय की एक विधि है जिसमें सर्वप्रथम बड़ी अथवा पूरी न हो सकने वाली मांग रखी जाती है,
10% पहले से छोटी अथवा वांछित मांग रखी जाती है। फुट इन द डोर तकनीक एक अनुनयन की विधि है जिसमें अपनी बात मनवानी है तो सर्वप्रथम छोटी या मध्यम स्तर की मांग रखी जाती है, 10% बड़ी या वांछित मांग रख ली जाती है। सद्व्यवहार और शासन के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को शामिल करने वाली संहिता को नैतिक संहिता कहते हैं। आचरण संहिता के प्रमुख तत्व में जन सामान्य से संबंधित विधि का अनुपालन हो, व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो, गोपनीयता, धन संबंधी मामलों में आचरण आदि प्रमुख हैं। साधन मूल्य बेमूल्य जिनके माध्यम से हम साध्य मूल्य तक पहुंच सकते हैं, उदाहरण है इसका साहस, धैर्य एवं ईमानदारी। और साध्य मूल्य किसे कहते हैं, तो बेमूल्य जिन्हें हम पाना चाहते हैं, ये मानव जीवन के लक्ष्य हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मोक्ष, आत्मसम्मान, शांति एवं संतोष इसकी प्रमुख उदाहरण है। सामाजिक मूल्य बेमूल्य जो सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होते हैं, उदाहरण न्याय, स्वतंत्रता, कर्तव्यपालन, बंधुत्व। इस प्रकार से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर इस टमोजू के लिंक के माध्यम से हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के स्थल के नोट्स परचेज कर सकते हैं एवं साथ ही साथ आपको इंटरव्यू की विशेष पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो आज ही आप इसका लाभ लें और आज ही हमसे जुड़कर और हमारे नोट्स परचेस करें जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं। तो आज आपके लिए सुनहरा अवसर है, अपनी तैयारी में निरंतर लगी रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रहेंगी।